इसमें कत नहीं है। पहला डिजाइन करवाओ ना, दूसरा केला। वो बल्ब वाला आइए बिजली उधरों पे लाइट है। आमदे आमदे तो ठीक है। ऊपर ऊपर है आए मेरे ख्याल से प्रतिमा सिन्हा ये नहीं स्टार्ट है तो मेरे कर दिया। हैंड रखा पढ़ने नहीं होना। एक गायब सिन्हा साहब उसमें फोटो भी है। जो डीपी उठा नहीं है ना, ये वो फोटो। अच्छा वो तो अभी तक रहे ना 5 लोग आए हुए हैं ना 6 उसका ना डांस पे सलाम शलाम आबाद थी करने जो स्टार्ट उन सुनने न करना लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन मेरा मोहब्बत भरा सलाम कबूल करिए कीजिए। आप लोग तशरीफ़ लाए हैं मुझे सुनने के लिए, देखने के लिए। आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास तौर पर अपने अहबाब जो तहरीक के बकाए उर्दू से जुड़े हुए हैं उनकी बड़ी मेहरबानी है। मुलाकात करवा रहे हैं। हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का ये सारी इंसानियत पर बड़ा एहसान है कि आज इन्होंने इतना करीब हमें किया है। ये दूसरी बात है कि हम जितने करीब आ रहे हैं उतने दिलों से दूर भी होते जा रहे हैं। बहरहाल ये बड़ा फ़ायदा हुआ है कि हम नज़दीक से एक दूसरे को समझ रहे हैं, देख रहे हैं। इरफान आरिफ साहब, मुश्ताक साहब, इसहाक आरिफ साहब, अफशां जबीन मोहतरमा, आप सबका खैर मकदम करता हूँ अपनी महफिल में। और एक बार फिर तहरीक बकाए उर्दू के जो गबरू जवान है इरफान आरिफ, बड़ी उम्मीदें लगा रखी हैं इसके साथ हमने कि वो जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि पूरे बड़े सगीर में उर्दू के लिए एक बेमिसाल काम करेगा। इनके साथ हमारे मुश्ताक साहब भी इस कारवां में शामिल हुए। मुश्ताक वानी साहब वो तो एक बहुत बड़े अदबी मरकज़, इल्मी मरकज़ पर हैं। बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी एक ऐसा इदारा है जो इस खित्ता की, जिसे हम रूह कहेंगे, शायद तो गलत नहीं होगा, वो वहाँ पर आबियारी कर रहे हैं। मैं खैर मकदम करता हूँ जुल्फ़िकार नकवी साहब का, खलील बांडे साहब का, अशफाक करजागी साहब का,
जो हमारी महफ़िल में तशरीफ़ लाए और मुझे सुनने का आज मौका दे रहे हैं मुझे। तो कुछ अहबाब आ ही गए हैं, बात का आगाज़ करता हूँ फॉर्मली। मेरा नाम पता तो आप सब अहबाब को है ही, बहरहाल फिर दोहरा देता हूँ। खुर्शीद बिस्मिल, थाना मंडी, जो एक तारीखी कस्बा है ज़िला राजौरी का, यहाँ का रहने वाला हूँ। मेरी पैदाइश 1947 के आसपास पुराशऊब दौर में पुंछ के एक दूर दराज गांव चंदीमढ़ में मुगल रोड पर वाक़ा वहाँ हुई। हम यहाँ से हिजरत करके, मेरे वालिदैन वहाँ थे और मेरी पैदाइश वहाँ हुई। और फिर इब्तदाई तालीम थाना मंडी में। मेरे सबसे पहले मुदर्रिस तो वालिदा ही है, जैसे कि होता है हर इंसान की पहली मुदर्रिस उसकी माँ ही होती है। और जब फार्मल एजुकेशन का आगाज़ हुआ तो मरहूम मास्टर अब्दुल अजीज़ वानी साहब, जो हाल ही में इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए, फ़ारूक मुत्तफ़ साहब के वालिद, उन्होंने मुझे फर्स्ट प्राइमरी में दाखिला दिया। और उस वक्त उन्होंने जो मेरी तारीख़ पैदाश लिखी 23 जून 1949 है। ये तो कागज़ी रिकॉर्ड के मुताबिक है, लेकिन ये गालिबन असल तारीख़ पैदाश 47 और 48 के दरमियान में है। बहरहाल मेरा प्राइमरी एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन और हाई थाना मंडी में ही हुआ। यहीं पर जो दीनी तालीम छोटी मोटी मुझे मिली वो मुझे वालिदा की तरफ से मिली। और यहाँ के मुकामी जो हमारे जामे मस्जिद के इमाम थे काजी गियासुद्दीन साहब, उन्होंने जामे मस्जिद थाना मंडी में मुझे दर्स कुरान दिया। जो भी मुझे कुरान आता है पढ़ना, ये उनका फैज़ान है, उनकी इनायत है। और मैट्रिक 1965 में पास किया। बहुत ही शफीक उस्ताद थे मेरे उस वक़्त, जिनका मैं तज़किरा करूँगा कि मैट्रिक में जो 8 से लेकर 10 तक मेरे उस्ताद रहे, जिनकी बड़ी मोहब्बत थी और बड़े इंटेलिजेंट टीचर, उन्हें याद किए बगैर मेरा तज़किरा ज़िंदगी का नामुकम्मल रहता है। उसके बड़े इम्प्रिंट्स हैं मेरी लाइफ पर। हरबंस लाल शर्मा साहब, उनकी ध्यानदारी और अपने सब्जेक्ट पर उनकी महारत, उनकी पंक्चुअलिटी, उनका डिसिप्लिन, वो मेरी ज़िंदगी में रच बस किया है। मैं उन जैसा तो नहीं हूँ, लेकिन बहुत बेनज़ीर शख्सियत वहाँ थे वो। तो ठीक 1965 में मैं फर्दर एजुकेशन के लिए पुंछ चला गया। तो ये मई जून में मेरा वहाँ एडमिशन हुआ। और ये मेरी बदकिस्मती थी कि उसी ज़माने में 1965 का जो हमारा पुराना कज़िया है, हिंद पाक लड़ाई, ये 1965 का वाक़ा हुआ। उन शहर में, टाउन में बमबारी हुआ करती थी और मैं अपने बड़े भाई सही हाजी मोहम्मद सईद रेंज ऑफिसर थे वहाँ पर, उनके पास था। तो बड़ी मुश्किल से मैं भाग कर वहाँ से निकला। सब बच्चे भाग गए वहाँ से और मैं भी भाग कर घर आ गया।
तो जब घर पहुंचा तो इसी दौरान कुछ हमारी अपने मुल्क की फ़ौजें जो थी उन्होंने दोबारा कैप्चर कर लिया इस इलाके को, और यहाँ से जो दूसरी फ़ौजें बाहर से आई हुई थी वो वापस चली गई। तो मेरे वालिद साहब किसी वजह से जेल में चले गए और मेरी पढ़ाई का सिलसिला जो था वो ख़त्म हो गया, कॉलेज की पढ़ाई का। तो इसी दौरान मुझे बड़ा कलक हुआ कि कॉलेज में दाखिल हुआ था, मेरी पढ़ाई डिसकंटिन्यू क्यों हो गई, तो मुझे बड़ा दुख रहता था। तो यहाँ पर मेरे घर में एक दिन एक ज्योतिषी आ गया, तो वो कहने लगा मुझे कि भाई आपको पढ़ने शढ़ने का शौक़ तो बड़ा है, लेकिन आपका ये शौक़ जो है लगता है मुझे पूरा नहीं होगा, आप पढ़ाई शढ़ाई छोड़ दीजिए, आप इस चक्कर में मत पढ़िए। उनकी इस बात ने मुझे और सदमा पहुंचाया, लेकिन मैंने कसम खाई कि इस ज्योतिषी को मैं झूठा साबित करूंगा। और फिर इसी कश्मकश में था कि अपनी पढ़ाई को कैसे जारी रखूँगा। तो इतने में उस वक़्त डायरेक्टर एजुकेशन, डिप्टी डायरेक्टर हुआ करते थे जम्मू प्रोविंस के, तो मैं डाकखाने पर गया तो मुझे एक लिफाफा मिला खाकी रंग का। तो लिफाफे में मेरा आर्डर निकला कि आपको टीचर अपॉइंट किया गया, क्योंकि उस वक्त यहाँ इस इलाके में टीचरों की बड़ी डर थी। सभी लोग कुछ भाग गए थे, कुछ सरहद से पार चले गए थे, स्कूल यहाँ खाली थे। तो मेरा ख्याल है उस वक्त बसूर साहब थे वो डिप्टी डायरेक्टर, तो उन्होंने बोर्ड से लिस्ट मंगवाई, जो मैट्रिक पास हैं इलाके के लोग उनको टीचर लगा दिया। हालांकि मैं अंडर एज था, मेरी उम्र उस वक्त सिर्फ 16 साल थी और मुलाजमत के लिए 18 साल की एज चाहिए। खैर मुझे आर्डर मिल गया। तो मुझे जब मैं वहाँ उस वक्त मकामी यहाँ पर जेडीओ थे, उस वक्त टीओ हुआ करते थे, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, मरहूम मुस्तफ़ा साहब कश्मीर के। तो मैं उनके पास गया आर्डर लेकर, तो मुझे कहने लगे ये बच्चा कहाँ आ गया टीचर बनने के लिए, अभी तो इसके होंठों के साथ दूध लगा है। खैर मैंने कहा जनाब ये अब खुशकिस्मती है, एक बच्चे को ये मौका मिला है। तो मैंने कहा भी थी कि मैं पढ़ रहा था, लेकिन हालात कुछ ऐसे बन गए हैं कि अब घर का सारा काम मुझे ही निभाना है। तो खैर मैंने ज्वाइन किया अपने मंजाकोट के एक इलाके में, राजधानी है बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर, वहाँ पर मैंने ज्वाइन किया वहाँ पर। मगर कुछ दिन रहा वहाँ से, लेकिन फिर वापस आकर अपने इलाके थन्ना मंडी में राजधानी की तरफ मेरी एडजस्टमेंट हो गई। फिर साथ साथ मैंने प्राइवेट पढ़ना शुरू किया। उस वक्त पीयूसी हुआ करता था, टीडीसी हुआ करता था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी पीयूसी फेल हो गई, क्योंकि वालिद साहब जेल में थे और मेरी कुछ खासी सारी मुश्किलात थी और मेरा कुछ टेंस भी था। लेकिन मैंने दिल नहीं छोड़ा, क्योंकि मैंने कसम खाई हुई थी कि मैंने इस ज्योतिषी की बात को गलत साबित करना है। तो बहरहाल दूसरी अटेम्प्ट की, फिर फर्स्ट टीडीसी पास किया, फिर इस तरह से प्राइवेटली ही 8 सब्जेक्ट लिए। और मेरे छोटे भाई भी थे, उसको मैंने कॉलेज दाखिल करवा दिया, क्योंकि अब छोटी मोटी आमदन वगैरह का सिलसिला बन गया था और अब घर के हालात बेहतर हो रहे थे। वालिद साहब भी जेल से वापस आ गए थे। तो मैंने उस वक्त हम सारी तालीम जो थी मैट्रिक के बाद ये पुंछ कॉलेज के थ्रू मैंने की, वहीं से मैंने ग्रेजुएशन की। तो ग्रेजुएशन जब मैंने की उस वक्त ये 1970 के आसपास की बात है। फिर मैंने सोचा आगे पीजी वगैरह करने का ख्याल भी था, लेकिन मेरी शादी भी हो गई 1970 में और घरेलू ज़िंदगी का भी सिलसिला चल पड़ा। एक डेढ़ साल के बाद मेरा पहली औलाद ताहिर खुर्शीद रैना साहब हैं, जो इस वक्त जम्मू में डिस्ट्रिक्ट सेशन जज हैं। तो
वो भी तशरीफ़ लाए। अब उनके पढ़ने शढ़ने की बात भी बनी। उन्हीं की फ़ौरन बाद दूसरी एक बेटी आई। कुछ घरेलू कामों में लग गया मैं, और मेरी वालिदा भी बीमार पड़ गई, बहुत ज़्यादा बीमार हुई और मैं उलझ गया। लेकिन इसके बावजूद भी, बहुत उलझन के बावजूद, मैं घर से निकल नहीं सकता था। लेकिन मैंने कसद किया कि मुझे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। उस ज़माने में सोपुर में बीएड कॉलेज, पहला बीएड कॉलेज कायम हुआ था, यानी प्राइवेट बीएड कॉलेज। और प्रोफेसर गुलाम रसूल बच्चा साहब का नाम मैंने सुना हुआ था, और प्रोफेसर अब्दुल अजीज़ मरहूम साहब का, दोनों मरहूम हैं। मेरे दोस्त हैं शाहदरा के मुश्ताक कुरैशी साहब, मुझसे पहले वो सोपुर में गए हुए थे। और जब वो वापस आ गए वहाँ से बीएड करके, तो उन्होंने कहा भाई मैं तो करके आया हूँ और मैं तो आपका नाम देकर आया हूँ वहाँ पर। खैर, जब वहाँ एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो मैंने प्रोफेसर अजीज़ साहब मरहूम को ख़त लिखा कि मुझे दाखिला लेना है, शराइत क्या है। तो उन्होंने शराइत लिखी, जिसमें एक शर्त ये भी थी कि आपको इतने 1000 रुपये फ़ीस भी देनी है। मैंने जवाब लिखा उनको कि मुझे पढ़ना भी है और मैं फ़ीस भी नहीं दूंगा, और मैं इन शर्तों पर पाऊंगा, और पढ़ना मुझे ज़रूरी है। बहरहाल उन्होंने मेरा ख़त पढ़ा। ख़त कुछ इस तरह का जज्बाती ख़त था कि उन्होंने इमीडिएटली मुझे टेलीग्राम दिया कि रीच सून एंड सीक एडमिशन। वो बहुत बड़े आदमी थे, रियासत को, जम्मू कश्मीर को जिन्होंने बनाया है, प्रोफेसर अब्दुल अजीज़, जो रजिस्ट्रार भी रहे जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी के, फिर जम्मू यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार रहे, कश्मीर यूनिवर्सिटी में रहे, JNK बोर्ड के सेक्रेटरी भी रहे हैं वो, और बहुत बड़े अजीम आदमी थे। उनकी एक अलग कहानी है, फिर कभी इंशाअल्लाह मौका रहा तो सुनाएंगे। उन्होंने मुझे बुला लिया, चनाचे मैं, हालांकि मैं उस वक्त डिपार्टमेंटल भी बीएड करने के एलिजिबल था, तो मैं चला गया सोपुर में। तो वहाँ पर मैंने 1974 में बीएड किया। वहाँ जो पुरअज़म, मुतहर्रक और विजनरी शख्सियत जो मुझे मिली, मुझे उस जैसा दूसरा आदमी कश्मीर में आज तक नहीं मिला है। मेरी तकरीबन 50 साल से कश्मीर के साथ वाबस्तगी है, लेकिन उस जैसा दूसरा आदमी मैंने नहीं देखा। वो थे मरहूम प्रोफेसर गुलाम रसूल बच्चा साहब। तो वो अलीगढ़ के प्रोडक्ट थे और फ़िलासफ़ी के स्टूडेंट रहे थे। सर सईद को उन्होंने रगोपै में उतारा हुआ था। सर सईद मिशन को जितना उन्होंने समझा था, इतना शायद किसी ने समझा हो। उन्होंने यहाँ पर सोपुर में मुस्लिम एजुकेशनल ट्रस्ट का क़याम किया हुआ था। वहाँ पर उन्होंने बीएड कॉलेज, कई स्कूल, और वो खित्ताए जम्मू कश्मीर को दुनिया का खूबसूरत तालीमी मरकज़ बनाना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने आगाज़ किया, और पूरी नेशनल लेवल के लीडर भी, स्टेट लेवल के लीडर तो थे ही। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब उनके ज़बरदस्त सरपरस्त थे। मादर मेहरबान को मैंने कई बार देखा ट्रस्ट में। मलिक मुहीउद्दीन को कई बार देखा ट्रस्ट में, जो उनके स्पीकर थे। अफजल बेग साहब उनके ट्रस्ट में आए हुए थे। और मुझे वो दिन बड़ा याद है जिस दिन वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई वहाँ आए, मुस्लिम एजुकेशन सोपुर में, हेलीकॉप्टर से उतरे, और जब फिर वापस जाने लगे तो उन्होंने प्रोफेसर बच्चा को बुलाकर गले से लगाया। बड़ी अहम बात कही उनको कि प्रोफेसर बच्चा, किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, सिर्फ अपने खुदा पे भरोसा रखना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा एक मैसेज था उनका कि भाई किसी का भी ये ख्याल ना कर लेना मेरा प्राइम मिनिस्टर दोस्त है या चीफ मिनिस्टर दोस्त है अपना। वाकतन जब भी कोई काम किया जाए तो जो बहुत बड़ा पावर हाउस है उसी के साथ रब्ता होना चाहिए। तो खैर मैंने वहाँ बीएड किया। तो जो मेरे ये शायरी का सिलसिला है, ये 1970 में
जनाब गुलाम नबी शहबाज साहब की सोहबतों का नतीजा था। गुलाम नबी शहबाज साहब भी हमारे खिता के तारीखी शख्सियत हैं। इल्म व अदब में जो उनका कंट्रीब्यूशन है इस इलाके में, उसे कोई भुला नहीं सकता है। वो हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। तो उन्होंने बज़्म अदब थाना मंडी में क़याम किया, और इस बज़्म अदब के जो उनके पहले शागिर्द थे वो खुर्शीद बिस्मिल था, फ़ारूक मुस्तर साहब थे। याद रहे कि फ़ारूक मुस्तर जब मैंने यहाँ पर थन्ना मंडी में ज्वाइन किया एज ए टीचर, उस वक्त ये 9th क्लास पढ़ रहे थे और मैं 10th को भी उर्दू पढ़ाता था और इनकी 9th क्लास में भी उनको उर्दू पढ़ाता था। लेकिन ये इतने अच्छे तालिब इल्म थे उर्दू के कि ये उस्ताद और शागिर्दी के रिश्ते से आगे चलकर दोस्ताना रिश्ते बन गए थे। वो गरीब खाने पर हमेशा हाज़िर और मैं उनके घर पर हाज़िर। मास्टर वानी साहब, उनके वालिद साहब बड़ी इल्मी अदबी शख्सियत वो भी थे। उनके घर में अखबारात बहुत ज़्यादा आया करते थे, किताबें बहुत थी। जो भी छोटा मोटा घर था उनमें उन्होंने लाइब्रेरी रखी हुई थी। उससे मुस्तफ़ीद होने के लिए मैं उनके पास, वो मेरे पास। तो ये 70 में ये शायरी का सिलसिला शुरू हुआ। अगर मैं सही हूँ, मुझे याद एग्जैक्टली तो नहीं है, लेकिन पहला जो शेर मैंने शहबाज साहब को आपने दिखाया वो था, अभी ही इधर थे अभी चल दिए हैं, बड़े आर्जी हैं ये लम्हे खुशी के। फिर उसके साथ एक और शेर कहा, मसीहा आबिजा और कुछ दुआ कर, बड़ी मजबूर अब ये ज़िंदगी है। इस तरह के कुछ इशार थे। तो शहबाज साहब ने हमने शेर लिखने और दूसरे दिन उनको दिखाने, और इसी दौरान हमारा अच्छे रसाइल के साथ भी रब्ता हो गया। उस वक्त यहाँ रसाइल शायर मशरिक आया कुछ याद नहीं आ रही कुछ, लेकिन उसी ज़माने में शब खून भी यहाँ पहुँचा। तो हमने शब खून भी पढ़ना शुरू कर दिया। मुस्तकिल यही तरीका रहता था, दिन भर शेर लिखने, शाम को दरियाओं के किनारे बैठना। अमीन अंजुम साहब ये भी चले आते थे इधर हमारी महफिल में। ये हमारे प्रितपाल सिंह बेताब साहब ये भी आया करते थे। तो ये हमारी घर पर बैठ कर ये नशिस्तें हुआ करती थी। गुलाम नबी शहबाज साहब, रशीद फ़िदा साहब, सलाम बहार साहब, फिर रजौरी में हमारे थे लोग चुनीलाल शोला साहब, और बख्शी साहब हुआ करते थे एक वहाँ पर मरहूम, खुर्शीद जानम साहब। और बड़े अच्छी तगड़ी सी महफिल यहाँ बन गई थी शेर व अदब की। तो बहरहाल लिखने लिखाने का शुरू हुआ। तो उसी ज़माने में यहाँ पर नामानी साहब एसपी थे जो यूपी से गालबन थे, जो बाद में डायरेक्टर जनरल पुलिस रिटायर हुए, वफात पा चुके हैं। और उनके साथ जो डीसी थे यहाँ पर जलील अहमद खान साहब, दोनों ज़बरदस्त लिटरेरी आदमी। और उन्होंने महफिल थन्ना मंडी में इनकाद करवाना, रजौरी में करवाना, 15 दिन में एक महफिल ज़रूर होती थी। फिर दारुल मुताले का क़याम किया। दारुल मुताले के साथ साथ यहाँ पर मौलाना वहीदुल खान भी हमारे राब्ते में आ गए। यानी पहला रसाला जो उन्होंने निकाला अक्टूबर 1976 में, तो वो पहली कापी हमने शबखून से ही उसका एड्रेस लिया, तो हमने वो पढ़ी। और उस दिन से हमारा रब्ता मौलाना वहीदुल खान साहब से हुआ। उनका लिटरेचर इतना अट्रैक्टिव है, या इतना अट्रैक्टिव था कि आज तक हमने फिर और कोई मजहबी लिटरेचर, जो दूसरे लोगों ने भी बहुत सारा लिटरेचर क्रिएट किया है, मगर गालिब मुताला जो था वो सिर्फ मौलाना वहीदुल खान का रहा। हालांकि मौदूदी साहब को भी इब्दा में हम कुछ पढ़ा, बड़े मोटिवेशनल बुक्स कुछ उनकी हमने पढ़ी। तो फिर यहाँ पर थन्ना मंडी में ये जो एक जहन बना अदबी
इखलाकी, तो उसने जन्म दिया यहाँ पर मदरसा काशिफुल उलूम को, जो उस वक़्त यहाँ हमारे मकामी मुफ्ती थे, मुफ्ती हैं, अभी ज़िंदा है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, अब बहरहाल बुज़ुर्ग हो चुके हैं, मुफ्ती मुनीर साहब कासमी। तो उनकी क़यादत में थाना मंडी में पहला मदरसा हमने कायम किया, मदरसा काशिफुल उलूम। मदरसा काशिफुल उलूम के इतने ज़बरदस्त असरात इस इलाके में हैं कि मेरी नस्ल के जो लोग हैं ये सब वहाँ पर, इनका जो दीनी शगफ था, शौक़ था, या इसकी जो दीनी मालूमात थी, वहाँ पर इनको जिला मिली, कुव्वत मिली, ताकत मिली। बल्कि एडल्ट क्लासेस वहाँ पर चलाई जाती थी, ख़वातीन के लिए अलग क्लासेस चलती थी। खैर वो आगे चलकर कोई 10, 12, 15 साल के बाद कुछ नज़ात जैसे कि हुआ करता था, अक्सर हमारी मुस्लिम तहरीकों के साथ होता है, तो वो बंद करना पड़ा हमें। लेकिन बहरहाल एक जहन जो बनाया उसने, इल्मी जहन, मदल्लल गुफ्तगू करना, लिखना पढ़ने का ज़ौक़, ये इस पर बड़ा हाथ था मुफ्ती मुनीर साहब का भी, उनके साथ मौलाना आबिद हुसैन साहब, और बड़े लोग बाहर से भी लोग आए यहाँ पर। उस ज़माने में हमने कारी तैयब साहब को लाया, मौलाना इखलाक कासमी जो पार्लियामेंट के मेंबर थे उनको बुलाया यहाँ पर। बड़े बड़े लोग हिंदुस्तान के जो मायानाज इल्मी शख्सियात थी उनको हमने यहाँ पर लाया, मजहबी शख्सियात को भी, उसके बाद इल्मी शख्सियात को भी। इकबाल डे किया, तकरीबन 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस थी वो यहाँ पर, जिसमें सारे जम्मू कश्मीर के बड़े बड़े अदीब वो यहाँ पर उसमें शामिल हुए। मुशायरा और ये सेमिनार वगैरह ये तो मुसलसल एक सिलसिला था हमारा, जो हर 15 दिन, महीने के बाद यहाँ उसका क़याम होता रहता था। तो उसी दौरान हमारी यहाँ मुकामी जो थे एडमिनिस्ट्रेटर शाहदरा औकाफ के, उनसे बात चली कि भाई ये जो औकाफ शाहदरा है इसके साथ हमारे कुछ इख्तिलाफात भी हैं इंतज़ामी अमूर के हवाले से, लेकिन आप इस बाबा जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वहाँ पर दफन, उनके नाम के साथ कोई एक तालीमी तहरीक का भी आगाज़ होना चाहिए। खैर उनकी कुछ अपनी मजबूरियाँ थी, वो मरहूम गुलाम कादिर मीर साहब, उन्होंने कुछ हमारे सरपरस्ती तो की, क्योंकि पढ़े लिखे आदमी थे वो, बड़े अल्लामा इकबाल के बड़े फ़ैन थे वो, मगर कुछ अमलन हमें ज़्यादा हेल्प नहीं कर सके, क्योंकि औकाफ में जाकर वहाँ कुछ अपनी मजबूरियाँ भी होती हैं। यानी 1976 में उधर से मैं सोपुर से बीएड करके वापस आ गया, और यहाँ पर मैंने पहला जो मेरी महबूब तरीन मशगला जो मेरा है तालीमी तहरीक मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट का, मैंने आगाज़ किया 1 नवंबर 1976 को, जिसमें सिर्फ 13 बच्चे दाखिल हुए। ताहिर साहब भी उसी 13 बच्चों में शामिल हैं, और भी कुछ बच्चे हैं जो इस वक्त बड़े बहुत ही आला मकामात पर वो फाइज हैं। हमारी बेटी एक वहीदा प्रिज्म है, जो गालबन लेफ्टिनेंट कर्नल हैं इस वक्त, हेल्थ सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज में, आर्मी में। उसके बाद डॉक्टर कड़े मरे, नगीना अंजुम है, ताहिरा अंजुम, ये उसी बैच की है, दोनों डॉक्टर्स हैं। और बहरहाल वो 12-13 बच्चे, उनमें से 2 तो वफात पा चुके हैं, लेकिन बाकी 11 जो है बहुत अच्छी जगह पर है। और एक बिल्कुल छोटे से मकान में, हमने उजड़े हुए मकान में ये काम शुरू किया, और फिर वहाँ से निकलकर यहाँ मुकामी एक मुगल सराय उसमें दाखिल हो गए। ये हमारे बशीरुल हक साहब जो हैं इस वक्त डिप्टी कमिश्नर कारगिल में, ये इसी स्कूल में पढ़ रहे थे, मैट्रिक उन्हें यहीं पास किया। हमारा बेटा एक है, इकबाल शाह साहब का बेटा मुकद्दर शाह, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर इस वक्त अमेरिका में है और बहुत ऊंची पोस्ट पर काम कर रहे हैं। ज़ियाउर रहमान साहब काजी, जो इस वक्त सेक्रेटेरिएट में एक अच्छे ओहदे पर है।
बड़े से बड़ी एक लाइन है जो इस हवाले से हमारे प्रोडक्ट है। और उस वक्त जब यहाँ मैंने ये तालीम शुरू की तो उस वक्त सिर्फ 8 लड़कियाँ थी यहाँ पर पढ़ी हुई, मिडिल पास। 4 तो अपॉइंटेड थी मिडिल पास टीचर और 4 अनएम्प्लॉयड थी। तो उनको इसी मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट में हमने डिग्री कॉलेज का इंतज़ाम किया। 3 साल डिग्री कॉलेज चलाया हमने थना मंडी। उस वक्त जोरी में कॉलेज नहीं था। तो फिर बच्चियाँ यहाँ हमने ग्रेजुएशन की, अलीगढ़ गई। और अब तो मैं मजाकन अक्सर अपने दोस्तों से कहता हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से मेरे पहाड़ों पर मुर्गियाँ भी पोस्ट ग्रेजुएट हैं। लड़कियों की तो बात ही, हर घर में आप देखेंगे कि जितने बच्चे हैं उनमें कोई होगा जो 12th नीचे होगा, सभी लोग जो हैं पोस्ट ग्रेजुएट है। अब PhD, यहाँ मिडिल पास लोग थे वहाँ पर PhD, पोस्ट ग्रेजुएट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और मुख्तलिफ अहदों पर। और एक और बात के लिए मशहूर है हमारा इदारा कि जो भी मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट से निकलता है उसको अल्लाह ताला कोई ना कोई रोज़गार का बहाना भी उसके लिए निकाल देता है। कोई बच्चा भी जो है, मेरे आज तक मैंने देखा है, जो भी मेरा यहाँ से स्कूल से फारिग होकर निकले हैं, किसी को मैंने अनएम्प्लॉयड नहीं देखा। वो रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं, वो चाहे दुकानदार है और बड़े अच्छे दुकानदार है। तो गर्जे के इस तहरीक ने इस इलाके की काया पलट के रख दी। और इतना ही नहीं, ये एक ट्रेंड सेटिंग भी था। इसके बाद बड़े अच्छे जो तालीमी इदारे वजूद में आए। रजौरी में 1980 में, ये 76 में हुआ था, 1980 में मुस्तिर साहब ने अपना स्कूल इस्टेब्लिश किया। फिर उसके बाद उन्च में, मैंडर में। तो इस तरीके से आज तो मेरे ख्याल दोनों अजला में 600-700 के करीब प्राइवेट स्कूल्स हैं। इनके लिए ये मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट जो था थना मंडी, ये ट्रेंड सेटर था। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगरचे हमारे पास ऐसे ज़राए ना बने कि हम बहुत बड़ी बड़ी इमारतें और बड़े बड़े कोई कॉलेज वगैरह का क़याम करते, लेकिन जो तालीम के लिए लोगों को हमने मोटिवेट कर दिया, रुख बदल दिया। लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी एजुकेशन बन गई। लोगों ने मेहनत शुरू कर दी। वालिदैन दूर दराज तक मेहनत करने के लिए निकल गए, अरब निकल गए, यूरोप तरफ चले गए, पैसा कमाया और अपने बच्चों की फीस देना उनके लिए फर्स्ट प्रेफरेंस। वो पहली तरह आकर हमारे पास बच्चों को दाखिला दिलाना, या जो हमने ट्रेंड सेट किया प्राइवेट स्कूलों का। क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल जो थे ये 70 के आसपास दम तोड़ चुके थे। जो ट्रेड यूनियनिज्म है इसने एजुकेशन को बहुत धक्का पहुंचाया है। ट्रेड यूनियनिज्म होना ही चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ मुलाजमों को अपने जो ड्यूटी है इसका भी पूरा एहसास होना चाहिए। मैं खुद भी ट्रेड यूनियनिज्म था, लेकिन जब मैंने B.Ed वगैरह किया और मैंने कुछ कंसेप्ट मेरे क्लियर हुए एजुकेशन के हवाले से, तो मैंने ट्रेड यूनियनिज्म जो थी वो छोड़ दी। और उसके बाद ये सिलसिला चला। हालांकि एक आपके साथ मैं ये शेयर करूंगा कि प्राइवेट सेक्टर की जो एजुकेशन है इसने गरीब और अमीर के फासलों को बढ़ा दिया है। तो ये मुझे इस बात का पूरा एहसास है कि प्राइवेट सेक्टर की जो एजुकेशन है इसने गरीब और अमीर के दरमियान के फासलों को थोड़ा सा इजाफा कर रहा है। ये मेरी ख्वाहिश है कि अगर गवर्नमेंट सेक्टर जो है ये रिवाइव हो जाए, इसके जो टीचर्स हैं वो काम करना शुरू करें, तो प्राइवेट स्कूल कम से कम होने चाहिए, ज़्यादा नहीं होने चाहिए। जब हमारी गवर्नमेंट का बहुत सारा हमारा बहुत सारा सरमाया जो है गवर्नमेंट हमें तालीम की शक्ल में हमें फराहम करती है, मुफ्त एजुकेशन देती है, तो हमें प्रायोरिटी उसी को देनी चाहिए। लेकिन ये अफसोस का मुकाम है कि हमारा टीचर जो है हमें उसको रिवाइव करना पड़ेगा, उसको दोबारा लाना पड़ेगा कि वो कहाँ है वो उस्ताद। हम भी तो पढ़े हैं, हमें उस वक्त किसी प्राइवेट टीचर ने नहीं पढ़ाया, ना किसी प्राइवेट स्कूल में आप पढ़े। मेरी उम्र के या हमारे नकवी साहब तक लोग जो हैं, यमन हमारा इरफान आरब, ये भी तो किसी गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ा है। तो अच्छी खेप निकला करती थी वहाँ से। लेकिन अब ये सिलसिला ख़त्म हो चुका है। अब गवर्नमेंट स्कूलों में दम नहीं है
कि जो लोग बच्चों को पढ़ाने का शौक रखते हैं वो अपने बच्चों को आज गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला नहीं दिला सकते। यहीं से आप अंदाज़ा कीजिए कि गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, डायरेक्टर हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं, जितने भी ओहदेदार हैं, सब अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या हो सकती है कि उनको खुद ही अपने महकमे पर एतमाद नहीं है। अब ये कौन मसीहा आएगा और उनकी ये जो प्रॉब्लम है ये ख़त्म होगी और फिर गवर्नमेंट स्कूल जिंदा होगा, ये बात देखने की बात है। ये बड़ी लंबी बात है। तो खैर इसी दौरान शेर व शायरी का सिलसिला जारी रहा। तो मैंने पहला मेरा मजमुआ जो शायरी के हवाले से छप के आया है अब्र नीसा है। तो इसमें कुछ हिस्सा जो है वो पहाड़ी का है और कुछ उर्दू का है। मैं अब आपको कुछ अपने जो शेरी तख्लीकात है उनकी तरफ भी आपको मतवजा करना चाहूँगा। एक नात के अशार आपको सुनाऊंगा। पहले मेरी महबूब नात है ये 2007 में मुझे अल्लाह ताला ने हज की सआदत नसीब की। तो मैं मस्जिद नबवी के आंगन में बैठा हुआ था गुंबद खज़रा के सामने। तो मैंने ये नात वहाँ पर लिखी। दिल के तो बदलते हैं हालात मदीने में, कुछ और ही होते हैं जज्बात मदीने में। अल्लाह की इनायत से मैं दौड़ा चला आया, आने की न थी वरना औकात मदीने में। ऐ सोख्ता जान लोगो तैयबा में चले आओ, रहमत की बरसती है बरसात मदीने में। गर कुर्ब मोहम्मद का तोहफा तू मुझे दे दे, मिल जाएगी जन्नत की सौगात मदीने में। वो जिसकी सना ख्वां है खुद शान खुदाबंदी, जिससे है जहां रोशन वो ज़ात मदीने में। बिस्मिल से न पूछो तुम रूदाद सफ़र यारो, तुमको भी खुदा दे दे एक रात मदीने में। तो इस तरह नात से मुझे बड़ी इस सिम से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है और आज भी मेरी ख्वाहिश है कि जब लिखूं तो नात ही लिखूं, क्योंकि नात उस अजीम शख्सियत के हवाले से बात है जिसे मैं ही क्या खुद अल्लाह ताला भी जिसका जिक्र करता है और बड़े नाज से करता है और बड़ी शान से करता है। और ऐसा इंसान ना कोई पहले ना कोई आँच खूबा हम दारंद तू तन्हा दारी। अब ये कहिए बादस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तर। तो मैंने भी इस हवाले से एक शेर कहा है, एक हकीकत ये कह दूं मैं बिस्मिल, कोई माने इसे या न माने, मेरे आका को चाहा है जिसने, मेरे मौला का प्यारा वही है। तो इसी तरह से अजमत रमज़ान के हवाले से एक बहुत ही मुमताज़ कलाम है ये और बड़ा लोगों ने चाहा, इसको पसंद किया है। कुछ तो मेहरान की आवाज़ ने इसको ज़िंदगी बख्शी है और कुछ कलाम भी इस तरह का है। लैलतुल कद्र के हवाले से पहले ये सुन लीजिए। अनवार जिसमें पिन्हा वो रात आ रही है, अल्लाह जिस पे नाजा वो रात आ रही है। वो जिसके रास्तों को तकते थे शाह खूबा, जो शान माह रमज़ान वो रात आ रही है। जन्नत की साअतें हैं जिसका हर एक लम्हा नाज़िल है जिसमें कुरान वो रात आ रही है। आएगी कुदसियों की
बारात आंगनों में अहले नज़र हैं शादां, वो रात आ रही है। राहों में माओ अंजम आंखें बिछा रहे हैं, है जिस पर मेहर कुर्बां, वो रात आ रही है। जिसकी जड़ों में होगी बरसात रहमतों की, हर दर्द की जो दरमा, वो रात आ रही है। सौगात आंसुओं की बिस्मल तू लेके आना, कर देगी पाक दामा, वो रात आ रही। रहमतों बरकतों का खजीना है तू, क्या मुबारक मुबारक महीना है तू। 400 नूर की बारिशें दम बदम, ताज खैरुल वरा का नगीना है तू। संगरेजे हैं कुंदन तेरे हाथ में, अंबिया मुरसलीन का करीना है तू। अर्श पर रोजादारों का जिक्र जमील, रिफतों अजमतों का वो जीना है तू। बहरीसियां से बचकर निकल जाएंगे, आसियों के लिए वो सफीना है तू। अहल दिल की निगाहों का तू नूर है, बागियों के लिए दर्द सीना है तू। तज़किरा तेरा बिस्मल दवामी करे, बेपनाह हिकमतों का दफीना है तू। तो नज़म के हिस्से में मेरी बड़ी प्यारी नज़म जो तराने की शक्ल में है, बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी का तराना जो मैंने लिखा, अल्लाह ने मुझे सआदत दी, इस पर मुझे बहुत इत्मीनान है। ये 2004 की बात है कि यूनिवर्सिटी इन ऑफिंग थी, भर रही थी। ये अलग चैप्टर है कि उसके लिए हमने क्या किया। ये मैं कह सकता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से मेरे बाद जब जिक्र होगा तो यूनिवर्सिटी का, तो उसमें हमारा जिक्र शामिल होगा और वो आप लोग जानते भी हैं, आपने पढ़ा भी होगा। इस बार किताब भी वहाँ से जाकिर बरेसी साहब ने छापी है, उस पर देखा जा सकता है वो चैप्टर हमारा क्या रोल रहा। खैर, मुझे ये कह रहा था कि 15 दिसंबर गालबन 2004 को यूनिवर्सिटी का इनागोरेशन होना था और मुफ्ती सईद साहब वहाँ आ रहे थे। चौधरी मसूद साहब ने मुझे इनविटेशन भेजा कि आपको आना है, और मैं बीमार था, मुझे टाइफाइड था, तो मैं जाग रहा था, नींद नहीं पड़ती थी टाइफाइड की हालत में। तो रात के 2 बजे मैंने सोचा मैं जा तो रहा हूँ कल, मैं तराना 2 दिन के बाद मुझे वहाँ फंक्शन में शामिल होना, मैं क्या ले जाऊँ वहाँ पर। आप यकीन कीजिए कि सिर्फ आधे घंटे में 8 शेर हैं वो बंद हैं, वो मैंने लिख दिए और 2-4 अल्फाज की तब्दीली के साथ वो हू बहू उस तरह के ऐसे उतर रहा था जैसे बारिशें हो गई इस मेरे जहन पर। दानिशगाह बाबा का एक तुरफा नज़ारा है, इस नूर की मरकज़ का हर जर्रा सितारा है। ये मैं चाहूँगा कि आपको सुनाऊं। दानिशगाह बाबा का एक तुरफा नज़ारा है, इस नूर के मरकज़ का हर जर्रा सितारा है। रहमत की फिजा देखूं जिस सिमत नज़र जाए, दुनिया भी संवर जाए, उकबा भी संवर जाए। ये बागे इरम किसने धरती पे उतारा है, दानिशगाह बाबा का एक तुरफा नज़ारा है। मजदूर भी हम इसके, मेमार भी हम इसके, अल्लाह के करम से हैं सालार भी हम इसके। इसका तो हर एक ज़र्रा हमें जान से प्यारा है, दानिशगाह बाबा का एक तुरफा नज़ारा है। दरियाए मोहब्बत को रख इसमें रवां दाइम, तौहीद और रसालत की हो इसमें फ़िज़ा कायम। सुन ले तो सदा मौला ये हमने पुकारा है, दानिशगाह बाबा का एक तुरफा नज़ारा है। परचम तेरी अज़मत का लहराता रहे बरसों, आज़ाद फ़िज़ाओं में बल खाता रहे बरसों। ये राहत जहाँ अपना ये आँख का तारा है, दानिशगाह बाबा का एक तुरफा नज़ारा है। ये आज़म हमारा है जिस समत भी जाएंगे, सब दर्द के मारों को सीने से लगाएंगे। दुनिया को बदल देंगे पैमान हमारा है, दानिशगाह बाबा का एक तुरफा नज़ारा है। और एक अजीब इत्तेफाक है कि 2 दिन के बाद यहाँ मेरा थन्ना मंडिया मदरसा तौहीद है। मुझे उन्होंने कहा जी आपने तो बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी के लिए तराना लिखा, हमारे लिए क्यों नहीं लिखा।
और बिल्कुल उसी एक कैफियत में मैंने उनके लिए भी तराना लिखा। तराना है तौहीद, सुनने की चीज़ है। तौहीद के मरकज़ पर अल्लाह ने बुलाया है, सीनों को किया रोशन, जहनों को सजाया है। कुरान को सीखेंगे, कुरान सिखाएंगे, हम राह खुदा सारी दुनिया को दिखाएंगे। जुल्मत को ज़माने से हमने ही मिटाया है, तौहीद के मरकज़ पर अल्लाह ने बुलाया है। हम खाक नशीनों की अजमत कोई क्या जाने, आबाद हमी से हैं दुनिया के ये वीराने। सोई हुई कौमों को हमने ही जगाया है, तौहीद के मरकज़ पर अल्लाह ने बुलाया है। पूरब भी हमारा है, पश्चिम भी हमारा है, उत्तर भी हमारा है, दक्कन भी हमारा है। अंदाज़ जहां बानी दुनिया को सिखाया है, तौहीद के मरकज़ पर अल्लाह ने बुलाया है। हम हामियो नासिर हैं पुरम फिजाओं के, ए अहले जहां हम तो पैकर हैं वफाओं के। हमने ही तो अदा को सीनों से लगाया है, तौहीद के मरकज़ पर अल्लाह ने बुलाया है। खुद्दाम मोहम्मद हैं, ईमान के दाई हैं, हम मिल्लत बैज़ा के पुरज़्म सिपाही हैं। इस्लाम के परचम को हाथों में उठाया है, तौहीद के मरकज़ पर अल्लाह ने बुलाया है। बहरहाल शायरी का सिलसिला जारी था, तो मैंने एक नया तजुर्बा भी किया। हमारे यहाँ गोजरी और पहाड़ी में सीआरपी चलती है, अल्फ से, बे से, पे से, ते से। तो मैंने इसका तर्जमा इसका तजुर्बा उर्दू में भी किया। तो मैं ये आपको कुछ एक उर्दू सीआरपी के कुछ टुकड़े सुनाता हूँ। मसलन, ते तकिया उसकी ज़ात पे रख, निगहबान जो है सुबह शाम तेरा। अर्श फर्श जिसके, लूह कलम जिसके, जिसकी नज़र में है दर बाम तेरा। करे जो आफाक पे हुक्मरानी, उसी नाम का विर्द है काम तेरा। बस उसी एक ज़ात को ढूंढ बिस्मिल, जिस हाथ आगाज अंजाम तेरा। ये बिल्कुल इस तरह गाई जाती है जैसे गोजरी और पहाड़ी सीआरपी गाई जाती हैं। और हमारे ये मेहरान शाह या अपने अफजल ज़िया साहब बहुत अच्छी तरह से गाते हैं इसको। फिर देखिए, मैंने उस वक्त ये पेशगोई की थी तालिबान के हवाले से समर करने का लाजमन है, मुमकिन है लेकिन ताखीर होना। नेक काम का है अंजाम बेहतर, लेकिन शर्त है खूब तदबीर होना। कुफर है मगमूम मायूस होना, तेरे ख्वाब की है ताबीर होना। मुल्ला उमर तकरीब का गम न कर, तेरे शहर को है तामीर होना। यह आप अंदाज लगा सकते हैं, 2008 में गालिबन ये मैंने लिखी सीआरपी। टे टालना आज का काम कल पर, करे जिंदगी को बर्बाद बिस्मल। लम्हा लम्हा की करें जो कदरदानी, वही होते हैं शाद आबाद बिस्मल। वही आंख वाले, वही अक्ल वाले, तमाहिर से जो आज़ाद बिस्मल। उनके दम से सारा जहान रोशन, करें जो खुदा की याद बिस्मिल। मसलन इसी तरह से हुक्मरानों को थोड़ा सा समझाया है कि ख़त्म होगी सब हुक्मरानी, रहेंगे न हुक्म अहकाम बाकी। सब खत्म दस्तूर मंशूर होंगे, रहेगा न कोई निज़ाम बाकी। रहेंगे न शम्स न कमर बाकी, न सुबह बाकी न शाम बाकी। मिट जाएंगे सब जहान बिस्मिल, रह जाएगा बस एक नाम बाकी। इस तरह से हाँ, ये शायरों के लिए एक शायरी। हाँ, शीर शायरी तब अजीम होगी जब इश्क से दिल मखमूर होगा। खूने जिगर से इश्क रंगीन करना जब शायरों का दस्तूर होगा। दिल टूट जाए तो गम ना कर, ये तो टूट कर ही कोहे तूर होगा। खुले राज रमूज तमाम बिस्मिल, जब जहन तेरा पुरनूर होगा। तो एक और इसी वाले से है, शायरों को एक मशवरा दिया हमने। वाह वसल और फसल के तज़किरों का, छोड़ें तर्ज तरीक तमाम शायर। बाल खाल के तज़किरे भूल जाएं अब सागर और जाम शायर। रखें पाक ख्याल ज़बान प्यारी, लिखें साफ शुस्ता कलाम शायर। नए दौर का करें आगाज बिस्मिल, छोड़ें लहू लहब इबाम शायर। और ये फैक्ट है कि आप मेरी जो भी कलाम पढ़ेंगे, कुछ तो अभी गैर मतबूआ है, इंशाल्लाह बहुत जल्द छप जाएगा। ये जो बाल खाल, हुस्न इश्क, इस तरह की जो बीमार किस्म की शायरी मैं इसे समझता हूँ।
इसको जगह नहीं मिली मेरी जगह कलाम में, और ना ही मुझे इससे कोई रगबत रही। मैं समझता हूँ कि शायरी एक बड़ा आपका एक बेहतरीन पाक एक्टिविटी है, मेंटल एक्टिविटी है, जहनी तख्लीक है ये। तो आपका अल्लाह ताला ने आपको जो जहन दिया है ये वाहियात कलाम के लिए और इस किस्म की बेहुदा शायरी करनी और जिससे रुमानियत को बहुत ज़्यादा तकवीत मिली, इस तरह की चीज़ें जो है उसके लिए आपका जहन नहीं है अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ। ये अल्लाह ताला की आपको नेमत है और इसका जवाब आपको देना है, मुझे देना है। तो लिहाजा ये ख्याल जो था ये मेरी शायरी पर गालिब रहा। तो इस तरह से कुछ मियाँ मोहम्मद साहब के जो अशार हैं उसी पैटर्न पर हमने कुछ अशार लिखे। मिसाल के तौर पर, सूखा बाग हरा कर मेरा दे आसी बरसातें, खूब फले सब आस के बूटे दे ऐसी सौगातें, दे बहार मेरे गुलशन पर निखरे डाली डाली, दर पे तेरे हाथ पसारे दे सदा हर माली, जो चाहो सर ऊंचा अपना सोबत ऊंची रखना, बेअमली है जहर कातल बेअमली से बचना, गाफल बंदे जाग सवेरे न कर नींद प्यारी, मंजिल दूर है रिश्ते मुश्किल कर ले कुछ तैयारी, तू ही खुशियां देने वाला तेरे हाथ रुलाना, इज्जत जिल्लत हाथ है तेरे मेहनत एक बहाना, मुजरिम से मंसूर बनाना सिर्फ है ये रहमानी, रहमत से नाउमीद हो जाना खालिस काम शैतानी, अम्मी अब्बू राजी कर लो ये है हुक्म कुरानी, इनको सर आंखों पे रख लो जो चाहो सुल्तानी, मेहनत करके राख जो पाओ उसको अमृत जानो, लूट खसूट के सीमो जर को जहरे कातिल मानो, दानाओं ने इस दुनिया से कब है आंख मिलाई, इसके झाल में जो भी आया उसने दी रसवाई, जो तकदीर में लिखा होगा वो सबको मिल जाए, रोना जिसकी किस्मत में हो उसको कौन हंसाए, सब्र करो तो फल पाओगे बन जाओगे हीरो, बेसब्री घाटे का सौदा बन जाओगे जीरो। और एक तालीम की डेफिनेशन मैंने दी है एजुकेशन के बारे में, इल्म वही है जिसको पाकर बंदा बने फरजाना, मासियत का फूर हो जाए जन्नत बने ठिकाना। तो अब आपको कुछ गज़लियात की तरफ आपको मतवजा करता हूँ, जो कुछ ताज़ा कलाम ही समझिए, 2-4 साल से है ये पीछे। चाहूँगा मैं ऐसे तरन्नुम से आपको सुनाऊं। हजार दर्द वो दिल में छुपाए रखता है, ये और बात है, चेहरा सजाए रखता है, हजार दर्द किताब ज़ीस्त के औराक उसने खूब पढ़े, किताब ज़ीस्त के औराक उसने खूब पढ़े, वो दुश्मनों से भी रिश्ते बनाए रखता है, हजार दर्द वो। हासिल गजल एक शेर है, उड़ा के ले गया एक रोज जो मेरी नींदें, उड़ा के ले गया एक रोज जो मेरी नींदें, वो ख्वाब आज भी मुझको जगाए रखता है, वो ख्वाब आज भी मुझको जगाए रखता है,
हजार दर्द वो। एक शेर और सुनिए इसका। वो ना मुराद रहा और ना पास का मंजिल, वो ना मुराद रहा और ना पास का मंजिल, फकत नसीब पे तकिया लगाए रखता है, ये और बात है। शेर अर्ज किया है, हमद का शेर है। उछालता है समंदर में तू ही लहरों को, उछालता है समंदर में तू ही लहरों को, तू ही जमीन में हलचल मचाए रखता है, तू ही जमीन में। मकता है, दवाएं देते उस पेड़ को सभी बिस्मिल, दवाएं देते उस पेड़ को सभी बिस्मिल, जो अपनी शाख को फल से झुकाए रखता है, जो अपनी शाख को फल से झुकाए रखता है, ये और बात है। एक और गजल के शेर सुनाता हूं। जिंदा दिल लोग अजब सैर रवां होते हैं, आखिरी सांस तलक फैज रसां होते हैं, जिंदगी नित नए अतवार में मिलती है उन्हें, उम्र ढल जाए मगर बूढ़े कहाँ होते हैं। जो भड़कते हैं बिखर जाते हैं जर्रों की तरह, पुरसुकून रहते हैं जो कोहे गिरा होते हैं, गम की चिंगारी सुलगती है धुआं उठता है, यूं ही आंखों से कहां अश्क रवां होते हैं। अर्ज किया, कुछ तो चेहरे की लकीरों में भी पढ़ना होगा, कुछ तो चेहरे की लकीरों में भी पढ़ना होगा, दर्द लफ्जों में कहां सारे बयां होते हैं, कम वहां पाओगे ईमान की हरारत वाले, ऐसी बस्ती के जहां ऊंचे मकान होते हैं, जिनको सुनते ही बसीरत को जिला मिलती थी, अब घरों में वो कहां किस्से बयां होते हैं, जिन घरों में नहीं जलते हैं मोहब्बत के चिराग, जिन घरों में नहीं जलते हैं मोहब्बत के चिराग, घर कहाँ होते हैं वो खाली मकान होते हैं। उम्र लग जाती है एक घर को बनाने में, यहाँ घर बिखर जाते हैं जब बच्चे जवान होते हैं, और बात करनी हो किसी से तो सलीके से करो, अपनी दुनिया में सभी शाहे जहां होते हैं। मकता है, पीर साहब से गले मिलना संभल कर बिस्मिल। नकवी साहब माफ करेंगे और इरफान साहब भी, दोनों हजरात पीर हैं। पीर साहब से गले मिलना संभल कर बिस्मिल, जामाए पीर में अब पीर मुगा होते हैं। तो और भी कुछ गजलियात से आपको सुनाता हूँ। शहर सारा बेअमान होता। ये अजनबी सा कौन था जो आईना दिखा गया, ये अजनबी सा कौन था जो आईना दिखा गया, मुझे वो अपनी जात के हसार में फंसा गया। अजीब सी खामोशियां हैं 400 उदासियां, ये किस तरह के शहर में कोई मुझे बसा गया। जहां तलक नजर गई थे मर्गजार हर तरफ, महीब तर था ख्वाब ये जो नींद ही उड़ा गया। वो जिससे थी बगावतें अदावतें शिकायतें, वो जहन से उतर के अब हमारे दिल में आ गया। बढ़ा गया वो बामुदर की रौनकें कुछ और दिन, मिला नहीं तो क्या हुआ वो शक तो दिखा गया। ये
तरही गज़ल थी, शायद मेरे ख्याल में मुंतहा अदब के मुंतहा फ़िक्र के मुशायरे में कहीं पढ़ी है। एक शेर है, सारी गज़ल है एक। वो एक शख्स मुझे आलीशान लगता है, खुदा की ज़ात में जिसका ध्यान लगता है। अजीब वसवसे दिल को उदास करते हैं, जब अपने हाथ में सारा जहान लगता है। बदन पर जर्दियों ने अपनी छाप छोड़ी है, कई दिनों से ये खाली मकान लगता है। ताल्लुकात की डोरी को काट ना देना, कि तेरा कुर्ब मुझे साहिबान लगता है। बदलते जाते हैं अब जाविये निगाहों के, मुझे फरेब नजर आसमान लगता है। नया अजाब नया दौर दे रहा है हमें, गरी के यास यहाँ हर जवान लगता है। बलाएं कौन सी हैं ताक में खुदा जाने, हरीफ जान बहुत मेहरबान लगता है। या वो गिल का तमाशा शराब है सारा, या वो गिल का तमाशा शराब है सारा। ख्याल जीस्त भी वहमो गमान लगता है। नबी फरिश्ते कुतब आखिरत की सब बातें, मेरे खुदा का ये गहरा प्लान लगता है। तुम्हारे शहर पर अफ्ताब क्या पड़ी बिस्मिल, यहाँ का फर्द बशर बेज़बान लगता है। तो एक इस तरह की और तरही गज़ल है। मकान से गुजरेंगे या ला मकान से गुजरेंगे, नए नसाब नए आसमां से गुजरेंगे। शिकार जिनको तेरा हुस्न बेनज़ीर करे, मताए ज़िस्त के सूदो ज़ियां से गुजरेंगे। तेरी तलाश में जो महव सुबह शाम रहें, कभी ज़मीन कभी आसमां से गुजरेंगे। खुदाए पाक सभी जुल्मतें मिटा देगा, हमें एक रोज़ किसी कहकशां से गुजरेंगे। वो जिनको शौक़ जिना बेकरार रखता है, ये तयशुदा है कि आतिश फशां से गुजरेंगे। हटाओ खारे मुगीला तुम अपने रस्तों से, तुम्हारे बाद भी कुछ लोग यहाँ से गुजरेंगे। नसीब हमको है बिस्मिल कुछ ऐसी वीरानी, अजाब जान ही होगा जहां से गुजरेंगे। पता नहीं टाइम कितना हो गया। जी बस एक आध गज़ल से मैं ज़्यादा वक्त नहीं आपका लूँगा। है अलमिया इंसान में शैतान की खसलत, इंसान को दरकार है इंसान की खसलत। अब चैन से जीने का तसव्वुर भी नहीं है, बाकी नहीं इंसान में एहसान की खसलत। जिससे भी मिलो आग बेगोला की तरह है, मिलता है कोई शाज ही गुलदान की खसलत। तारीकियों ने मुल्क को ताराज किया है, माऊफ हुई है मेरे अयान की खसलत। आज़ादी अफकार का ऐलान है ये आम, रखे न कोई शहर में खाकान की खसलत। कुछ जुब्बा व दस्तार में इस्लाम नहीं है, कुछ जुब्बा व दस्तार में इस्लाम नहीं है। मोमिन है वही जिसको कुरान की खसलत हो। मदह नबी अब मेरे इशार की जीनत, ऐ मौला मेरे दे मुझे हसान की खसलत। मैं बंदा रहूं बंदगी महराज हो मेरी, मुझ में भी कभी जागे नहीं यज़दान की खसलत। अब हिंद भी और पाक भी न होश के नाखुन, अल्लाह करे इन्हें जापान, अल्लाह अता करे इन्हें जापान की खसलत। ये दोनों जहां दस्ते तसर्रुफ में हो बिस्मिल, जो हाथ लगे साहिब ईमान की खसलत। हालात के हवाले से गजल है, ताज़ा ही है। तब दौर बदलते हैं हालात जो लें करवट, जैसे हालात करवट ले रहे हैं। पामाल संभलते हैं हालात जो लें करवट। जो सुबह मसा बैठे गुलजार फिजाओं में, आहूं में सुलगते हैं हालात जो लें करवट। इसार के घटते ही धुंधलाते हैं सब रिश्ते, फिर नेज़े चमकते हैं हालात जो लें करवट। शद्दाद के महलों से घर जिनके सिवा देखे, कब्रों को तरसते हैं हालात जो लें करवट। तुम तलखियत दौरों से मायूस न हो जाना, बिगड़े भी संवरते हैं हालात जो लें करवट। सोचों में नफासत हो जज्बों में तमाज़त हो, पत्थर भी पिघलते हैं हालात जो लें करवट। ऐ तख्त नशीनो तुम, सुन लीजिए, ऐ तख्त नशीनो तुम
तहरीर जली पढ़ लो, ये तख्त उलटते हैं हालात जो ले करवट। मिल तू फूलों की बारिश से मानूस न हो बिस्मिल, तू फूलों की बारिश से मानूस न हो बिस्मिल, संगरेजे बरसते हैं हालात जो ले करवट। तो अब मैं हाल ही में एक दिन नकवी साहब ने फिल्बदी मुशायरा करवाया और हमारी भी कुछ तबीयत बन गया, हमने 5 गज़लें एक ही उसी नशिस्त में लिख दी। तो एक आध गज़ल उससे सुनाता हूं आपको। अब तो हर सू है दौर वहशत का, रुख ही बदला हुआ है खलकत का, आदमियत का रंग फीका है, अब जमाना नहीं शराफत का, है अभी तख्त और अभी तख्ता, क्या भरोसा है इस हुकूमत का, बड़े छोटे का इम्तियाज नहीं, हाल बेहाल है निजामत का, मोहतसिब जिंदगी बनी ऐसी, मुंतजर मैं नहीं क़यामत का, सारे मुजरिम जहां पे मुनसिफ हूं, रंग कैसा है उस अदालत का, सब पता चल गया हकीकत का, नशा उतरा है सारा ताकत का, कौम है जो नफाक की मारी, किस तरह सोचती है नुसरत का, फिरका बंदी अजीज हो जिनको, नाम मिटता है ऐसी मिल्लत का, मेरी कश्मीर पे है क्या गुजरी, सुन न पाओगे दर्द जन्नत का, इस कदर अब तरी न होनी थी, सारा चक्कर है यहाँ सदारत का, मेरे दिल की न बात पूछो तुम, ये तो सहरा है एक वहशत का, रोज़ महशर का गम नहीं बिस्मल, एक भरोसा है तेरी रहमत का। मेरा ख्याल है मैं आपकी समाअतों का ज़्यादा तकलीफ नहीं दूंगा, तो इसी पर इख्तिताम करता हूँ। अलबत्ता मैं फिर से बकाए उर्दू के अरकान का शुक्रिया अदा करता हूँ। हालांकि इस कारवां में इंशाअल्लाह इब्तदाई जो हरावल दस्ते थे उनमें हम भी शामिल थे। जब ये तहरीक वजूद में आ रही थी, बुखारी साहब जब इस तहरीक को कंपोज कर रहे थे, बना रहे थे, तो अल्लाह का शुक्र है इसको अच्छे अच्छे लोग मिल गए हैं और इंशाअल्लाह ये तहरीक आगे बढ़ रही है। उर्दू के हवाले से बड़ा काम करना है और पुरअज़म आदमी है हमारे इरफान साहब, बहुत अप्रोप्रिएट आदमी मिला है। इंशाअल्लाह हम इनके साथ हैं, आगे बढ़ेंगे। और ये जो सिलसिला उन्होंने शुरू किया है ये भी एक उर्दू की बड़ी खिदमत है, उर्दू के लिए बड़े काम की ज़रूरत है। उर्दू दम तोड़ रही है, उर्दू लोग रोटियां उर्दू की खाते हैं और बच्चों को साइंस पढ़ाते हैं। हमारे पास सैकड़ों मिसालें हैं और वो बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट बने बैठे हुए हैं। खुद उनने उर्दू पर ही सारा हासिल किया है, सब कुछ मुकाम, पैसा, रोटी, सब घर, लेकिन बच्चों को उन्होंने साइंस पढ़ाई है। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है ये नहीं होना चाहिए। अल्लाह के फजल से मैं एक महफिल में था तो हमारे एक दोस्त वहाँ बैठे होते, उन्होंने कहा भाई मैंने जो काम किया है, मैंने अपना बेटा जो है उसको भी उर्दू में PhD कराई और जो मैंने बहू लाई है वो भी उर्दू के लेक्चरर है, मैंने इतना ही उर्दू को कंट्रीब्यूट कर दिया है। इस तरह से अल्लाह के फजल से मेरी बहू भी उर्दू की लेक्चरर है, मेरी बेटियां उर्दू पढ़ रही हैं, उर्दू पढ़ती हैं। और ताहिर साहब खुद, हालांकि वो उन्होंने ला किया, BSc पढ़ी, मगर उर्दू के बहुत गहरा उनको ताल्लुक है, बड़ी मोहब्बत है, अपने बच्चों को भी वो उर्दू पढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से उर्दू के लिए हमें कुछ प्रैक्टिकल काम करने पड़ेंगे। इस ज़बान बड़ी मुश्किल दौर में पड़ी हुई है, इस पर हुकूमत की सरपरस्ती तो नहीं है, हमें खुद से ही हाथ कर उठाना पड़ेगा, हिम्मत करनी पड़ेगी, आगे बढ़ना पड़ेगा। और इसके लिए मैं इनको, इरफान साहब को रिक्वेस्ट करूँगा कि ये अभी कोरोना क्राइसिस पड़ा हुआ है, जब भी पहली फुर्सत में ये उर्दू के जो मुहिब्बीन हैं खित्ता रजौरी पुंछ से बतौर ख़ास, क्योंकि यही रियासत का वो जजीरा है जहाँ उर्दू पढ़ रही है। कश्मीर में भी उर्दू को इतनी सपोर्ट नहीं मिलती है, जम्मू वाले तो बात ही नहीं है। तो मेरा ख्याल है रजौरी पुंछ एक जजीरा रह गया है इस खित्ते में जो उर्दू की आबियारी कर रहा है। तो इनको जितने मुहिब्बीन है उर्दू में उनका इजलास बुलाना चाहिए। मैं इनको यकीन दिलाता हूँ कि मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट उनकी मेज़बानी करेगा, उस जितने भी उस फंक्शन पर खर्चा होगा मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट करेगा, ताकि इसके लिए हम कोई प्रैक्टिकल प्लान जो है वो बनाएं और आगे बढ़ सकें। तो इसी पर आज की मजलिस ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। बस।